हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रेसिडेंट से संबंधित हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं। तो आज हम उसी के आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा। मतलब राष्ट्रपति का ये तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में जो जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, वो जैसे कि उसकी नियुक्ति कौन कौन, मतलब नियुक्ति कौन करता है, ठीक, इसके बारे में जान लेंगे। और बाकी संविधान में कहाँ कहाँ पर मतलब पूरे में राष्ट्रपति का उल्लेख आता है, राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वो सब कुछ हम जान लेंगे। तो एक साथ हम पूरा राष्ट्रपति का सेक्शन ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम एक साथ पूरा राष्ट्रपति का सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें नियुक्ति से संबंधित, उसकी शर्तों से संबंधित, पदत्याग से संबंधित सारी बातें हम जानेंगे। तो आज हमको पढ़ना है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद हमें 56 से शुरुआत करनी है। अनुच्छेद 55 तक हमने बहुत ही अच्छे से उसको समझ लिया था, बहुत अच्छे से हमने उसको जान लिया था। तो आज हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है और वो किस प्रकार से उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, शपथ कैसे लिया जाता है, वो सब कुछ भी हम आज पढ़ेंगे। तो अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। 55 तक हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है पीछे वाला वीडियो तो पहले आप जा करके उसको देखिए, इसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। चलो फिर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें। देखो, राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पद की तारीख से, मान लो कि जैसे कि आज उसने पद ग्रहण किया, राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया आज, तो आज से लगा करके 5 साल तक, मतलब पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो पद धारण करेगा। तो क्या है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, पदावधि की बात करता है, पद की अवधि कितनी होगी। तो ये कहता है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद ग्रहण करेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। जिस तिथि से उन्होंने पद को संभाल लिया, अपनी जो पद के कर्तव्य हैं, उसकी निष्ठा है, उसकी शपथ ले ली, तो उसी दिन से उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने पद ग्रहण कर लिया और उस पदावधि से, उस पद की तिथि से वो 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल करेंगे। अब यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो गई कि पद ग्रहण करने की 5 वर्ष तक वो अपना कार्य करते हैं, यानी कि उनकी जो कालावधि होती है वो 5 वर्ष तक होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पद त्याग की बात आती है कि पद त्याग वो कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किस किस की भूमिका मुख्य होती है। तो अब हम जानेंगे पद त्याग के बारे में। भाई, उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन बीच में किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, सपोज करिए मृत्यु हो गई, या फिर उनकी इच्छा नहीं है कि हम पद को ग्रहण करें, यानी कि इच्छा से, मतलब क्या आप कह सकते हैं त्यागपत्र दे दें कि त्यागपत्र से पद को ग्रहण करें, या फिर क्या हुआ, उन्होंने कर दिया संविधान का अतिक्रमण, संविधान की अवहेलना कर दी, संविधान का उल्लंघन कर दिया, इस वर्ड को लिखते हैं, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कर दिया, मतलब जिसको हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं, मतलब महाभियोग के द्वारा भी उन पर महाभियोग लगा करके उनका पद त्याग किया जा सकता है। तो अगर हम पद त्याग की बात करें तो मोटी मोटी इतनी बातें आती हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाए तब पद से वो हट सकते हैं, तब अपने राष्ट्रपति के पद से हट सकते हैं, या फिर उनकी इच्छा, मतलब त्यागपत्र उनको देना पड़ जाए, या फिर उन पर महाभियोग लग जाए, संविधान का उल्लंघन करने पर उन पर महाभियोग लग जाए। तो ये मोस्टली 3 आते हैं, या फिर अन्य भी कारण हो सकते हैं। कुल मिला करके जो बेसिक चीज़ है उसको समझिए कि पद त्याग है, ठीक है, पद का त्याग कैसे भी हो सकता है। तो पद त्याग का
तो पद त्याग के बारे में आज अब हम समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने पर क्या होगा, जैसे ही मृत्यु होती, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी रिक्त नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होगा, मतलब कि आप राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिक्त नहीं होगा। तो देखिए, मृत्यु के उपरांत क्या होगा, किसी न किसी नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव होने के उपरांत नए राष्ट्रपति को पद दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है त्यागपत्र, कि त्यागपत्र से अगर मान लो कि अपना पद वो त्यागना चाहें, ठीक, त्यागपत्र से दें। तो त्यागपत्र की बात आती है तो त्यागपत्र किसको दे दें? क्या त्यागपत्र ऐसे चलते हुए आदमी को दे दें कि ये लो, हमें अब राष्ट्रपति का पद नहीं ग्रहण करना है, अब मैं राष्ट्रपति के पद से उब चुका हूँ, मैं राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये किसको देंगे? तो अगर मान लो कि ये त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे करके अपनी इच्छा से पद को त्याग सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब राष्ट्रपति अगर कार्य अपना ना करना चाहें तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दें और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है संविधान का उल्लंघन या महाभियोग। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी कि महाभियोग कैसे चलता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा चलो, महाभियोग इसमें हम लगे हाथ समझा ही देते हैं। ठीक है, बार बार की सिस्टम इसका ख़त्म हो जाएगा। चलो अच्छा, इसके पहले भी ये बता देते हैं कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति का जैसे पद रिक्त है, राष्ट्रपति का अगर मान लो कि पद रिक्त है, सपोज करो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का वहन करेंगे। हम इसके एग्जाम्पल आपको समझाएंगे आगे, जब भी हमारा पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेकर के। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो उनके पद पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, सपोज करिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं बाहर या राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन सपोज करिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। लेकिन बात यह है, मान लो कि राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं और CJI भी नहीं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद को कौन धारण करेगा? उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति कौन है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन है। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा उसको राष्ट्रपति की भूमिका में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, CJI भी ना हो और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई तो इसे मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपकी गाड़ी रुक जाएगी, अब इसके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, अगर उनका भी पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, अगर उनका भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय हैं, ठीक है, जो सबसे उम्र दराज न्यायाधीश हैं, उनको क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति की भूमिका में पद को दे दिया जाएगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति नहीं आते हैं। तो इतनी बातें हम समझ ली। अब हम समझते हैं महाभियोग के बारे में कि ये महाभियोग
क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे राष्ट्रपति जी पर लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है। ठीक है, चलो ये जितनी भी बातें हैं इनको नोट करते जाइएगा। आर्टिकल नंबर 61 की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महाभियोग की प्रक्रिया में समझिए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो महाभियोग का जो कार्य है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाने की बात है, वो आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। अब ये महाभियोग लगता कैसे है? देखिए, मान लो कि किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया। एक बात और, ये जो उल्लंघन की बात हो रही है, उल्लंघन शब्द संविधान में नहीं दिया है कि आखिर उल्लंघन क्या है। उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगता है। कब लगता है? संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। अब ये महाभियोग लगाया कैसे जाता है, इस चीज़ को समझिए। हम इसको थोड़ा सा कहानी के रूप में आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि जो हमारी संसद होती है ये दो भागों में बटी होती है। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अब देखिए, मान लो कि संविधान का उल्लंघन किया कोई राष्ट्रपति हैं, मान लो कि ए नाम के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया? संविधान का उल्लंघन किया। तो संविधान का उल्लंघन जब नामक राष्ट्रपति ने कर दिया है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले, यानी कि जिस दिन महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी चल सकती है। ठीक है, किसी भी सदन में उसको चलाया जा सकता है। तो 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। मतलब 14 दिन के पहले ए को सूचित जरूर किया जाएगा। 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इनको सूचित जरूर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना ही सूचना दिए हम तीर चला दें दशरथ की तरीके और श्रवण कुमार मारे जाएं। ठीक है, वो प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। आपको तीर चलाने से पहले जो राष्ट्रपति उस समय कार्य पर हैं, पद पर हैं, उनको बताना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। मान लो 25% व्यक्तियों ने क्या किया, या फिर इसको हम 1/4 भी कह सकते हैं, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मतलब क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया के लिए हमने लोकसभा का एग्जाम्पल लिया कि लोकसभा में 1/4 जो वहाँ पर बैठे हुए हैं सांसद, उनके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। बात समझ में आ गई? इनके हस्ताक्षर आवश्यक है, मतलब 1/4 लोग उस पर सहमत हो जाएं कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। अब क्या हुआ? अब 1/4 लोगों ने कर दिया, साइन कर दिया कि ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन इसके साथ ही क्या हो जाए, यहाँ पर अब पूरे सदन के 2/3 सदस्य, पूरे सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाए। सदस्यों का बहुमत अगर प्राप्त होता है तो ये माना जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में प्रारंभ हुई थी उस सदन में ये पास हो गई। लोकसभा में हमने प्रारंभ कराई थी, लोकसभा में ये पूरी तरीके से मानी जाएगी कि हाँ, ये लोकसभा से पास हो गई। अब लोकसभा से पास होने के बाद ये चली जाएगी राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद यहाँ पर इसकी होगी जांच, राज्यसभा इसकी जांच करेगी। और राज्यसभा ने भी ये पाया कि जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, और 2/3 सदस्य यहाँ पर भी
2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाए, बहुमत प्राप्त हो जाए तो यहाँ से भी ये पास माना जाएगा। अब यहाँ से भी पास हो गया और यहाँ से भी पास हो गया, मतलब क्या माना जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया। अब जब दोनों सदनों से ये पास हो गया है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से मुक्त कर दिया जाएगा, पद से मुक्ति दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि अच्छा ये बताओ कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको, महाभियोग समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो हमने आपको आर्टिकल 56 पढ़ा दिया और आर्टिकल 61 पढ़ा दिया, ठीक है, उसी से लगा हुआ था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। हाँ, हम बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति वो कितने भी बार बनना चाहे बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में बात करें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, अमेरिका में केवल 2 बार बन सकता है। अमेरिका में केवल कब बन सकता है, 2 बार बन सकता है। अमेरिका में 2 बार। ओबामा जी खाली 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसके बाद ट्रंप जी आ गए थे। तो अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं। मान लो कि ए जो था वो राष्ट्रपति बना और राष्ट्रपति बनने के बाद उसने अपने 5 साल पद पर वो रहा। पर राष्ट्रपति के बाद 5 साल पद पर रहने पर क्या होता है, री इलेक्शन होता है। मान लो री इलेक्शन हुआ और री इलेक्शन के बाद फिर से ए को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर से ए क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो इसको कहा जाता है पुनर्निर्वाचन, ठीक है। पुनर्निर्वाचन से ये राष्ट्रपति बन गए। तो पुनर्निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, री इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, ये हमें बताता है आर्टिकल 57, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल 57 क्या बताता है, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया में बताता है। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया को शो करता है आर्टिकल 57। तो आर्टिकल हमने 55 को देख लिया, आर्टिकल हमने 57 को देख लिया, आर्टिकल हमने 61 को देख लिया। अब कौन सा आर्टिकल बनता है, आर्टिकल 58 तो आपका हो चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 59 की। देखिए भाई 59 क्या कहता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 57 क्या है, री इलेक्शन के बारे में 57 बात करता है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। आर्टिकल जो 62 तक हमारे हैं, इसको आज हम पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए आर्टिकल अब बात करते हैं 59 की। आर्टिकल 59 क्या कहता है, इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक। देखिए आर्टिकल 59 क्या कहता है। आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो उसको कौन कौन सी शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये हमें बताता है आर्टिकल 59, ठीक। तो बस इतनी सी बात है, इसको बस इतना ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 60 की। आर्टिकल नंबर 60 की बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 60 क्या कहता है। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा करता है आर्टिकल नंबर 60 कि राष्ट्रपति जो बनने जा रहा है, राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो उस राष्ट्रपति को बनने के लिए अगर हम कोई भी पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति कोई भी पद धारण करता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ का प्रारूप कैसे होगा, इसको हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है,
या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उसके कृत्यों का निर्वहन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कर सकते हैं। अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, ध्यान रखना, पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, मतलब अगर हम बात करें कि शपथ अगर राष्ट्रपति लेते हैं तो किसके समक्ष लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेंगे, या फिर अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी हेड, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, वरिष्ठतम मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनके सामने ये समक्ष शपथ ली जाएगी। तो फिर से इस वर्ड को समझते हैं। करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है। शपथ क्या है? मैं, यानी कि शपथ किस प्रकार से लेगा, सर शपथ का प्रारूप क्या होगा? बोलेगा मैं, यानी कि मैं अमुक ABC कुछ भी नाम हो सकता है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ तथा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन या फिर उसके कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से, मेरे पास जो भी योग्यता है, ठीक है, से संविधान और विधि का परिरक्षण, शब्द ध्यान रखिए, क्या शब्द आया? परिरक्षण। ठीक है, दूसरा क्या आया? संरक्षण। ये वर्ड पूछे जाते हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ठीक है, मतलब इसको अगर हम कहें, अभी हम आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी सुना देंगे। प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है शपथ का। देखिए, प्रतिरक्षण मतलब यहां पर होता है प्रिजर्व, ठीक है, SERE। संरक्षण का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट। इसके बाद अगर हम प्रतिरक्षण की बात कर लें तो ये होता है डिफेंड। ठीक है, हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन समझ लीजिए, आई, ठीक है, A and B कुछ भी, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड सोलेमनी अफर्म that I will faithfully execute the office of president or discharge the function of the president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution of and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। मतलब वही बात है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, शपथ का जो प्रतिज्ञान है, शपथ की जो बात है वो आर्टिकल 60 के द्वारा कही गई है। किसके सामने लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने। ठीक, तो इतनी बात हमने आपको समझा दी। 60 को ध्यान रखना, शपथ की बात कही गई है। चलो 61 हमने आपको समझा दिया कि 61 किस पर बात करता है? महाभियोग के बारे में बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 62 की। आर्टिकल 62 इसमें और बच रहा है। आर्टिकल 62 समझ लेते हैं। देखो, आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो रिक्ति को भरने की बात करता है। रिक्ति को भरने के बारे में बताता है। रिक्ति को भरने का प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 62। अब इसको भी समझ लेते हैं क्या है। देखो, लिखा है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो इसके समझ लेते हैं। इसके दो सब पॉइंट दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या कहता है समझिए, अच्छे से समझिए। फर्स्ट कहता है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से, यानी कि राष्ट्रपति का जब पद समाप्त हो चुका है, हुई रिक्ति यानी कि उनका पद समाप्त हो चुका है, के भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
सिंपल सी बात है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है तो जो नेक्स्ट उनके उत्तराधिकारी होंगे उनका पहले से ही उनका निर्वाचन करके रख लिया जाएगा। अब क्या है दूसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु, हमने आपको बताया था कि पद त्याग कैसे कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात, यानी कि जिस तारीख को रिक्ति हो रही है, यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब कि 6 माह से ऊपर ये अवधि खाली नहीं रह सकती है, पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि को पूरा कर लेगा। तो इतनी सी बात हमें बताता है आर्टिकल नंबर 62, मतलब रिक्ति को भरने के बारे में बताता है। तो अगर आपका कुछ भी छूट गया है तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में जान लिया। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। मतलब हम पूरी चर्चा करेंगे किन किन पदों की नियुक्ति करता है, बाकायदा टेबल से उसको समझेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ऐसे ही देखते रहिए और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ करके इसकी नोट कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।